मुकेश माहेश्वरी गुरुकुल आईसीएस में आपका पुनः स्वागत। मैं जहां हूं वहां जैसी व्यवस्था है उसका इस्तेमाल करके मैं आपके साथ अपने कुछ जो क्लासेस हैं उनको शेयर करने जा रहा हूं और कर भी रहा हूं। सीमित संसाधनों से असीमित परिणाम, चमत्कारिक परिणाम, यही हमारी एक व्यवस्था का नाम होना चाहिए और हमारे प्रयत्नों का परिणाम होना चाहिए। एनीवे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ एमपीपीएससी के हिसाब से। अब मैं आपको यूपीएससी के हिसाब से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को ध्यान में रखकर मैं आपको राज व्यवस्था वो पढ़ाने जा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, क्वालिटी आपको मजा आएगा। बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस होना चाहिए। अभी इंटरेक्टिव पैनल बोर्ड है नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग है नहीं। एनीवे, आप एक अंडरस्टैंडिंग बनाइए। I will come again with more videos on interactive panel boards. Okay, till that we can try to understand the concept of the polity. राज व्यवस्था क्या है? We just want to penetrate. तो राज व्यवस्था पॉलिटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होता है, एक लेजिस्लेटिव सेटअप होता है। जिन कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पर या तो राजा अपने आदेशों से, अपने नियमों से शासन चलाता है, या अगर वहां पे पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो पार्लियामेंट अपने कानूनों के माध्यम से ये चलाती है। जैसे इंग्लैंड में जो है वहां पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस आर देयर, कन्वेंशंस आर देयर, अकॉर्डिंगली दे रन देयर गवर्नमेंट, दे ऑपरेट विद देयर सिस्टम्स। तो सिमिलरली हमारे यहाँ तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइक यूएस का सबसे पहला लिखित संविधान विश्व में आया था। भारत का जब संविधान आया तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान आया। भारत गुरु है, गुरु का मतलब ही होता है सबसे भारी ग्रह है गुरु हमारे सौरमंडल में, तो सबसे भारी है हम। हमारा संविधान भी बहुत भारी है, बहुत बेहतर संविधान। हमारे संविधान के शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर। तो अम्बेडकर साहब ये लिख के गए हैं और उसी से हम उसको ध्यान में रखते हुए हमको संविधान तो पढ़ना ही है, हमको पॉलिटी पढ़ना है बेसिकली, जो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप में हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था वो कैसे काम करती है। तो व्यवस्था की जब बात करेंगे, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो ये एक राज व्यवस्था की बात करेंगे, तो ये राज व्यवस्था जो है पॉलिटी, ये राज व्यवस्था में व्यवस्था, हाउ वी कैन इंश्योर आवर व्यवस्था इनसाइड द कंट्री। ओके, हमको भारत के अंदर, हमारे देश के भीतर व्यवस्था करना है, लेकिन देश के लिए भी व्यवस्था करना है। देश के लिए व्यवस्था की बात जब हम करेंगे तो उसमें बाहरी जो हमारा देश का जो बायलैटरल रिलेशंस आर देयर विद आवर नेबरिंग कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज, उसको भी हमको देखना है। हमारे देश की सुरक्षा को भी हमको देखना है, और देश के अंदर शांति, व्यवस्थाएं और लोक कल्याण, इसको देखना है। ये सब मिलकर व्यवस्था होती है। तो व्यवस्था जो होती है ये हमारी कंट्री है, और इनसाइड द कंट्री हमें क्या देखना है, यहाँ पे कानून का शासन, कानून का शासन, विधि का शासन, ठीक है। तो ये रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ भी हमको देखना है, एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर वेलफेयर, वेलफेयर भी देखना है। वेलफेयर ऑफ व्हाट? वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और पीपल। तो ये दोनों जो है ये भी एक व्यवस्था है। ये जो है ये मिलकर एक संपूर्ण व्यवस्था बनती है। वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए हमको क्या क्या करना है, रूल ऑफ लॉ के लिए हमको क्या क्या करना है। रूल ऑफ लॉ के लिए हम कानून बनाते हैं जिससे कि उन कानूनों के माध्यम से हम व्यक्तियों को स्वतंत्रता दे सके, और साथ में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ में हम विकास के अवसर दे सके, और उन्हें कोई भी विकास के विरुद्ध, शांति के विरुद्ध कार्य नहीं करने दें। ये रूल ऑफ लॉ है। सब रूल ऑफ लॉ हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 जो है इट स्पीक्स अबाउट द रूल ऑफ लॉ। सबके लिए एक कानून है और कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। इसको हम आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे। यहाँ पे है ना, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विल डिस्कस
एंड फंडामेंटल। अब ये वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कल्याण, कल्याण मनुष्यों का अगर सरकार है तो वो है ही इसलिए, दिस इज द सेकेंडरी मोटो। ओके, इट इज इक्वल इंपॉर्टेंट जस्ट लाइक टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। बट अगर ये अपने आप हो जाए तो इसके बाद भी हमको ये तो करना ही पड़ेगा। वेलफेयर अपने आप नहीं होगा, लोग कानूनों का सम्मान करें, हमारे व्यवस्था चलती रहे, इतने सब नागरिक जो है बिल्कुल सभ्य तरीके से रहे और अपना अपना काम करें, योगदान करें, हमको इसकी बहुत कम जरूरत पड़ेगी। और उन राज्यों में कम जरूरत पड़ती है जहाँ रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छी तरह से लागू है, एप्लीकेबल है, क्योंकि वहां पे लिटरेसी ज्यादा है, वहां पे शिक्षित लोग ज्यादा है, तो वहां इतनी हजार्डियस कम होती है, जैसे लाइक केरला, ठीक है, ऐसे छोटे स्टेट्स में। और लेकिन जहाँ क्राइम्स ज्यादा है जैसे यूपी बिहार, तो वहां पे योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर चलाना पड़ता है, समझ में आया ना। तो इस तरह से रूल ऑफ लॉ के दिस इज द एप्लीकेबिलिटी। और वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, इसके लिए तो सरकार अस्तित्व में है, इसके लिए सरकार अस्तित्व में। आप देखिए, इसीलिए फंडामेंटल जब रूल को पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल जो हमारे एक थर्ड टॉपिक इज देयर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज द थर्ड चैप्टर, ठीक है। तो हम जब इनको पढ़ेंगे मूलाधिकारों को, तो मूलाधिकारों के तहत, फंडामेंटल्स के तहत, फंडामेंटल राइट्स के तहत, तो वहां पे आप देखिए कि वहां पर सरकार ने कानून बनाकर क्या दिया है, जनता काम करती रहे, जनता को काम करने से रोका नहीं जाए, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मतलब इस तरह से दिया गया है। वहां पर राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वहां पे राज्य को रोका गया है कि भाई सब अधिकार हमने फंडामेंटल्स किसको दिए हैं, फंडामेंटल्स आर गिवन टू पीपल्स, ठीक है, तो सिटीजन्स, है ना, ज्यादातर व्यक्तियों को दिए गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को ही प्राप्त है, तो हमने वहां पे ये दिया है। लेकिन जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट में आएंगे तो वहां पे क्या कहा है, यहां राज्य काम करेगा, ठीक है, वहां पे स्टेट इज स्टॉप्ड टू इंटरफियर, वहां कुछ नहीं करना है, कोई वो व्यक्ति को दे दिए गए, राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध ही दिए गए हैं। एनीवे, तो ये जो है दोनों थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में वेलफेयर है हमारा सोसाइटी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, दे स्पीक अबाउट द हाउ वी कैन डू वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, एंटायर सोसाइटी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर ये बेसिकली हमारे देश के विकास के लिए ये दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, जिससे ही देश का विकास होता है। और हमारी पॉलिटी, बाकी जो भी चीजें हैं कि ये सबको सिंश्योर कैसे किया जाए, तो अभी ये पार्लियामेंट बैठी हुई है जो कानून बनाएगी, जो नीतियां बनाएगी, राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट के रूप में बैठे हुए, कैबिनेट विथ पीएम, वो किस ग्रुप में बैठी हुई है, वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट, बट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज व्हाट, सरकार, एग्जीक्यूटिव बॉडी, कैबिनेट, तो वो हमारा पीएम है, हमारी कैबिनेट है। तो इस तरह से ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इन दो चीजों के ऊपर बेस्ड है, पूरी राज्य व्यवस्था, कानून का शासन और समाज का कल्याण, देश का कल्याण, देश का विकास, ये दोनों मिलकर हमारी पॉलिटी में जो भी कुछ बाकी चीजें हैं वो दो ही को तो इंश्योर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट काय के लिए, ये जो व्यवस्था बनाने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफेंड करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, कि भाई जो हमने व्यवस्था कौन करेगा, कैसे करेगा, इसमें अगर गड़बड़ होती है तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है, न्याय व्यवस्था बैठी हुई है। बेसिकली तो वही फंक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी क्या है, जो नीचे से ऊपर तक, नीचे से अपील जाएगी तो भाई नीचे लोअर कोर्ट दे रखी है, वो क्या करेगी, वो हमारे कानून के शासन को कोई तोड़ेगा तो उन केसेस को सुनेगी। उनकी अपील अगर उन्होंने सही तरीके से डिसीजन नहीं दिया तो जो भी पर्सन है, ठीक है, हैविंग एनी ग्रीवेंस अगेंस्ट दैट वर्डिक्ट गिवन बाय द लोअर कोर्ट, तो कैन अप्रोच टू द हायर कोर्ट, ओके, अंडर अपील प्रोसीजर, अपील करेगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी कुछ हुआ तो हमने सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, एंड ऑफ द अपील, है ना।
अपार्ट फ्रॉम दी सम राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट मर्सी के अंतर्गत क्षमादान के अधिकार आर्टिकल 72, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन बेसिकली तो इंटीग्रेटेड हमारी जो जुडिशरी वो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बेसिकली वो असाइन दी पावर ऑफ डिफेंडिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, उसको बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए लाया गया है, ये नहीं कि हमको उसको नीचे से ऊपर तक अपील सुनना थी इसलिए लाया, वो एक उसको फंक्शन दिया गया है। ठीक है, संविधान ने ही दिया है। अब लेकिन बेसिक उसका फंक्शन ये है। अब हम देखें कि ये व्यवस्था के साथ में पॉलिटी व्यवस्था, ये तो व्यवस्था एक हो गई, एक व्यवस्था उसकी ये भी है। ये व्यवस्था क्या है? ये हमारा जो देश है, इस देश के जो अन्य कंट्रियां, बाहर बहुत सारी कंट्रियां हैं। ठीक है, एक तो नीबोरिंग कंट्रीज है जो जस्ट स्टैंडिंग आउटसाइड अवर बॉर्डर्स, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है ना, अफगानिस्तान है, चाइना है। तो इन सब के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशंस, समुद्र में भी हमारे जो आस पड़ोस के म्यांमार तो थल से भी लगा हुआ है, उधर श्रीलंका बैठा है, इधर मालदीव बैठा। ठीक है, अलग अलग। तो ये जो जितनी भी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, मालदीव और ये सब जो है, इधर फिर चाइना है, सब इन सब के साथ में हमारे बायलैटरल रिलेशंस, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी अगेंस्ट द थ्रेट्स। चाइना और पाकिस्तान का मालूम है आपको, ये खुद भी चैन से नहीं बैठते हैं और दूसरों को भी नहीं बैठने देते हैं। तो हमको इनके खिलाफ तो विशेष तैयारी रखना पड़ती है। ठीक है, और इन तैयारियों के खिलाफ ये अगर आपस में बढ़ जाए तो हम अकेले बढ़ जाए, हम क्या करते हैं, हमारे बायलैटरल रिलेशंस है ना, वो किनके साथ में करते हैं हम शेयर। तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत पूरे वर्ल्ड के साथ में है। इंडिया एक ऐसा है जिसके हमेशा से सदियों पुराने, ये दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, सदियों पुराने संबंध भारत के हैं सभी राष्ट्रों। मैं हिस्ट्री में बताऊंगा कि जब ये नंगे भूखे लेके फिरते थे ना यूरोप के लोग, तब भारत ने इनको जाके अनाज खिलाया था। अभी हम मिलेट ईयर बना रहे हैं, ये मिलेट्स हम हमारे प्रोडक्शन से। ठीक है, हम ये बेटी काटन फाटन ये इस कंसेप्ट में हमने अपना दिमाग नहीं लगाया था, हमने तो प्योर चीज दी इनको। तो आप देखिए कि जो हमारा बायलैटरल रिलेशंस है ये नीबोरिंग कंट्रीज के साथ में क्या है। ठीक है, और साथ में जो हमारी दूसरी कंट्रीज है, जैसे रशिया है, यूएस है, भारत जैसा राष्ट्र जिसके संबंध दोनों महाशक्तियों के साथ है और दोनों ही भारत को बहुत अच्छा मानती है, बहुत बेहतर मानती है। क्यों? हमारी बहुत प्राचीन काल से ही वो एक फिलॉसफी है, वसुधैव कुटुंबक, उससे हम कभी पीछे नहीं हटते, वसुधैव कुटुंबक। ठीक है, तो जगत का कल्याण, तो भारत जगत का कल्याण करने वाला है, वो अपने देश का कल्याण क्यों नहीं करेगा, जनता का कल्याण क्यों नहीं करेगा। अशोक जनता के कल्याण के लिए राजपाट तक त्याग देने वाला, दूसरे राज्यों पे आक्रमण की नीति को छोड़ देने वाला ऐसा राजा हुआ है? कभी नहीं। विलियमसन ने कहा है, न कभी हुआ न कभी होगा। चलिए, तो ये जो हम राज व्यवस्था को पढ़ेंगे, मैं अंडरस्टैंडिंग बना रहा हूं आपकी। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी तब तक आपको आगे की चीजें जो है वो क्लियर नहीं होगी। तो इसको जानो, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे के जो हम पढ़ेंगे ना, जब फंडामेंटल्स वगैरह, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, डीपीएस पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है, उसको समझो बस। इसी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझो चीजों को। तो ये जो हमारी राज व्यवस्था है, इस राज व्यवस्था में पॉलिटी में मैंने आपको बताया कि एक तो हमको बाहरी संबंधों को भी ध्यान में रखना, मिलिट्री हमारे रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, कहाँ से फंड लेना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जब भी कोई नई संस्था आएगी, हमारा पहले भाई अंतर्राष्ट्रीय सेटअप के, अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए, उनके लिए कुछ ऐसी चीजें आती है, हम आगे रह के आ जाते हैं। यस, हम तो है ही वसुधैव कुटुंबकम वाले। तो वर्ल्ड बैंक के संस्थापक सदस्य, IMF के संस्थापक सदस्य, UN के संस्थापक सदस्य, संयुक्त राष्ट्र के, हम हर ऐसी संस्थाओं के संस्थापक और कंट्रीब्यूटर है भाई, फंड देते हैं हम इनको कल्याण के लिए। खैर, तो हमारी राज व्यवस्था को हमको अब ये देखना है कि भारत में जो है, अभी हम आएंगे कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हाउ इट वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर कैबिनेट मिशन स्कीम, कैबिनेट मिशन योजना में कैसे इस हमारी संविधान सभा का गठन हुआ,
कितने सदस्य थे, क्या क्या किया उसने, कैसे बैठक की, ये सब चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से याद रखेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज हमको ये देखना है कि राज व्यवस्था जो चल रही है हमारी, ये हमारे संविधान के तहत किस फॉर्मेट में चल रही है। हम संघ हैं, संघ का मतलब होता है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, वी आर ए फेडरल कंट्री, नो डाउट वी आर ए फेडरल कंट्री। हमने शब्द इस्तेमाल किया यूनियन का आर्टिकल 1 में, भारत राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यह शब्दावली इस्तेमाल की, यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इससे एक मतलब सॉलिडिटी जो है वो इट इज इंडिकेटेड अबाउट दैट, हमारी जो यूनिटी है, यस इट इज द मीन्स यू कैन से इंडिकेटिव वैल्यू ऑफ द वर्ड यूनियन। और हम एक संघ है तो संघ की तरह से हम चलते हैं, लेकिन संघ के लिए हमने यूनियन शब्द इस्तेमाल किया है। आपने देखा हो यूनियन यानी बिल्कुल एक दूसरे से एम्बॉडीड, ऑल यूनिट्स आर एम्बॉडीड टू ईच अदर, वी कैन नॉट सेपरेट एनी ऑफ देम, नो वन कैन पुल आउट ऑफ दैट यूनियन, उससे बाहर नहीं आ सकता कोई भी, ना कोई ले जा सकता है। ठीक है, तो ये स्थिति है। हालांकि संसद को हमने एक बेरूवाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया यस, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे संसद पार्लियामेंट में एक वो करके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हम एक कोई एरिया जो है किसी को दे सकते हैं एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, वो एक अलग चीज है। बाकी अदरवाइज हमारा जो देश है वो हम कोई भी स्टेट, कोई भी यूटी बाहर नहीं जा सकती, हम दृढ़ संघ है। तो ये संघ जो है ये फेडरल है, हमारा शब्द इस्तेमाल किया यूनियन, लेकिन ये क्या है, फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म में हमेशा क्या होता है, हमेशा ध्यान रखिए, जो संघ होता है इसको मैं संघीय व्यवस्था कर देता हूं। जो राज व्यवस्था है हमारी वो संघीय व्यवस्था है, इसको समझ लो पहले। क्योंकि हमको संविधान ने ही ये बताया है कि आप केंद्र भी हो, एक केंद्र है, ठीक है, जिसमें एक सुप्रीम पावर इज सिटिंग हियर, और एक हमारे राज्य, इसके साथ हमने केंद्र शासित प्रदेश का भी कंसेप्ट बनाया है। बेसिकली हमारे यहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट बेसिकली 73rd अमेंडमेंट ने क्या किया, 73वें संविधान संशोधन ने हमें केंद्र और राज्य के साथ ये दो थी, एक तीसरा भी बना दिया है जिसको बोलते हैं स्थानीय निकाय, पंचायती राज, लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में पंचायती बॉडी की बात करेंगे, पंचायती राज। इसने क्या किया, एक लोकल बॉडी को भी क्रिएट किया। ठीक है, पर ये क्या है, ये राज्य के साथ पंचायती राज का क्या संबंध है उसको, संघीय व्यवस्था तो इन दोनों के रिलेशन के ऊपर है। संघीय व्यवस्था कैसे केंद्र इनको निर्देश देता है, राज्य कैसे केंद्र से सहायता मांग सकता है, वित्तीय सहायता ले सकता है। ठीक है, रिक्विजिशन भेजेगा और वहां से केंद्र तो राज्य को सहायता भी देगा और निर्देश भी देगा। राज्य केंद्र को निर्देश नहीं दे सकते, रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, काहे की रिक्वेस्ट करेंगे, योजना के लिए, फंड के, वित्त आयोग से कहेंगे भाई हमको इतना हिस्सा और बढ़ाया जाए, इस बार प्रेशर करेगा, हमारे खर्चे पूर्ण नहीं रहे, हमको बार बार आरबीआई से ओवरड्राफ्ट लेके खर्चे चलाना पड़ रहा है, तो वो ऐसे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, दोनों के जो जहाँ पे सम डिस्प्यूट्स आर देयर कि भाई गवर्नर की नियुक्ति के समय में तो जहाँ पे भी नेशनल लेवल का ऐसा मीटिंग होगा केंद्र राज्य का, तो वहाँ पे ये इश्यूज उठाए जाते हैं, हमको ये पानी जो है आप उधर से नहीं छोड़ रहा, हमको पानी छुड़वाइए। उस तमिलनाडु कर्नाटक बोलेगा कि कर्नाटक से पानी छुड़वाए अलमाटी बांध से। खैर, तो यहाँ पर जब हम केंद्र की बात और राज्य की बात करेंगे, दोनों में संघीय व्यवस्था, दोनों में संघीय व्यवस्था यानी ये दोनों की बोथ यूनिट्स आर एग्जिस्ट, वन सेंटर इज देयर एंड द स्टेट्स आर देयर। इसको अभी
आप मत देखिए, स्टेट्स आर देयर, दीज आर द इंटरनल यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यूएस में, यूके में जब जाएंगे तो ये यूनिट्स अलग टाइप की है, ठीक है। ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स है, वो फेडरल नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो है वहां पे केंद्र का अधिकार है, वो इन यूनिट्स को बनाए रखे, बंद कर दे, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स आते हैं। लेकिन यूएस में क्या है, वहां पे तो पूरा यूनियन वाला संघ भी नहीं, वहां तो एब्सोल्युटली क्या है, फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम होने के कारण वहां पे क्या है, फेडरल सिस्टम होने के कारण प्योर फेडरल सिस्टम का एग्जांपल है यूएस। तो वहां पे तो इन्होंने उसको क्रिएट किया है। अमेरिका को क्रिएट किसने किया, वहां के जो प्रोविंसेस थे उन्होंने, अमेरिका वहां के जो इंटरनल यूनिट्स थी, स्टेट्स थे, दे क्रिएटेड द अमेरिका एज स्टेट, ठीक है, उन्होंने बनाया है। तो गृह युद्ध ही हो गया था इसके आधार पे, तो 1860 से 64 तक अब्राहम लिंकन ने बचाया अपनी शक्ति लगा के। एनीवे, ये सेपरेट हो रहे थे वहां के स्टेट्स, हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकते। हम वी आर, मतलब सेंटर इज द पावरफुल वन टू क्रिएट द स्टेट्स एंड इट्स स्टेट्स हैज नो पावर टू पुल देम आउट ऑफ द यूनियन इन फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। ये दे कैन नॉट डिमांड फॉर द सेपरेशन, ठीक है। अब आपको बता दें, यहाँ पे सेंटर को पावर है स्टेट को खड़ा करने का। स्टेट ने सेंटर को खड़ा नहीं किया, सेंटर ने स्टेट को खड़ा किया, ये फर्क है। अब यहां पर जो है सरकार है केंद्र में और इन में, ये दोनों की व्यवस्था देखने वाली चीजें होती सरकार। और जो सरकार होती है, वो सरकार में आप देखेंगे 3 आर्गेन होते हैं, और तीनों आर्गेन ये चूंकि कॉमन है केंद्र राज्य में, इसलिए मैं आपको यहां पर इन दोनों के संदर्भ में बतला रहा हूं। ये क्या होते हैं, सरकार के अंग होते हैं कि यहां कार्यपालिका है, इसको थोड़ा सा मैं उसके हिसाब से बताता हूं। पहले विधायिका को लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसान रहेगा, फिर कार्यपालिका को लेता हूं सेंटर में। वैसे भी हमारे यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो ऐसे ही, और न्यायपालिका। आपने देखा होगा, आप हिंदू मैथोलॉजी से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष, यहां मैं धर्म की बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं सिर्फ चीजों को समझाने के लिए बता। जैसे हमारे यहाँ क्या है, ब्रह्मा जी विधि का विधान बनाते हैं, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु जी क्या करते हैं, पालन करते हैं, और संहार कौन करते हैं, वो महेश करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रयी है हमारे यहाँ, इस तरह से समझो आप। तो जो विधायिका है, विधान बनाने वाली, ब्रह्मा जी भी विधाता माने जाते हैं, विधान का निर्माण वही करते हैं, सृष्टि की रचना उन्होंने की, ठीक है। तो संविधान की रचना संविधान सभा ने की, वही विधायिका बनी, संसद बनी हमारी, ठीक है। राज्य में इसको राज्य विधायिका कहते हैं, राज्य कार्यपालिका राज्य न्यायपालिका कहते हैं, है वही चीज। लेकिन यहां पर आपको बता दें कि ये 2 आर्गेन तो सब दोनों में ही सेपरेट इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, लेकिन ये जो है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में, केंद्र राज्य दोनों का एक इंटीग्रेशन है, इसमें जुडिशरी का इंटीग्रेशन है, जो राज्य में भी है। लेकिन राज्य की जो न्यायपालिका वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसके अंडर में काम करती है, सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन किया है। तो अब ये विधायिका को आप देखेंगे तो विधायिका जो है यहां पर केंद्र की विधायिका संसद कही जाती है, ये शब्द संसद, और ये कंपल्सरी 2 हाउसेस आर देयर, राज्यसभा अपर हाउस एंड लोअर हाउस थी लोकसभा, तो संसद है। राज्य की विधायिका जो है उसको हम विधानमंडल कहते हैं, ठीक है। राज्य के संदर्भ में वो विधानमंडल हो जाएगा। यहां कार्यपालिका केंद्र सरकार राज्य सरकार, मेनली हम इसी को सरकार मान बैठते हैं कि कार्यपालिका ही सरकार है। क्यों ऐसा मानते हैं, हम भगवान की बात करते हैं तो बार बार विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि रोज दिन दिन काम हमको किससे पड़ता है, हे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान, हमारी ये मनोकामना पूरी कर दो, हमें परीक्षा में पास कर दो, हमें IAS बना दो, ठीक है। तो एक्चुअल में हम जो है भगवान विष्णु क्यों करते हैं ऐसे। सरकार के पास भी हम जाते हैं ना, किसके पास जाते हैं, कार्यपालिका, कलेक्टर के पास आवेदन देने जाते हैं,
जिला पंचायत के पास आवेदन देने जाते हैं, पंचायत के पास जाते हैं, नगर पालिका के पास जाते हैं। हमारी सबसे ज्यादा समस्याएं जो होती है वो समाधान करने के लिए ये कार्यपालिका सरकार, जिसे हम वास्तविक रूप से बोलते हैं सरकार, यही है हमारे लिए। जो चुनाव लड़ते हैं और फिर जाके कैबिनेट का गठन करते हैं, मंत्रिमंडल बनाते हैं, वही मंत्री, उनके नीचे सचिव, वही सब लाइन एंड स्टाफ कंसेप्ट है लोक प्रशासन में। तो ये पूरा लाइन कंसेप्ट है, ये यहीं से जो है पूरे निर्देश प्रसारित होते हैं निचले स्तर तक। तो ये जो है यहां पर हमको हमारी समस्याओं का समाधान ज्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो कार्यपालिका है, ये कार्यपालिका हमें हमारी समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां बनाकर देती है। लेकिन नीतियों की अनुमति कहां से लेने? जो सबसे बड़ी नीति निर्माता है, जिसने संविधान रूपी नीति बना दी, तो इससे अनुमति लेना पड़ेगी। केंद्र के मामले में संसद है, राज्य के मामले में विधानमंडल है। या तो एक सदनी है, दो सदनी है, यहाँ तो दो सदनी ही है, कंपलसरी है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या है। और कार्यपालिका जो है वो इस नीति को बनाने के बाद इसको क्या करती है? क्रियान्वित करती है। नीति प्लस विधि, ये दोनों यहां बनती है। कानून भी बनता है और नीति भी बनती है। ठीक है, पारित होती है। यहाँ पे बनाने का काम तो इनके ही है। बेसिकली जो फॉर्मेट है, नीति का फॉर्मेट हो या विधि का फॉर्मेट है, वो बनाती ये है, क्योंकि इसके पास में वो सब चीजें हैं कि नीचे से प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे ही अमला है, नीचे कलेक्टर काम करके वही सचिव बनता है, वही डिप्यूटेशन पे केंद्र सरकार में सचिवालय में नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में जाके बैठता है। तो उन सबको पता है कि हमको क्या तो ड्राफ्ट बना के, लेकिन अनुमति तो यहां से लेना पड़ेगी। अनुमति मिल गई, अब इनको क्रियान्वयन करना है। ये बेसिकली देखा जाए तो क्रियान्वयनकारी एजेंसी है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। ये एग्जीक्यूट करती है चीजों को, और जो एग्जीक्यूट करने वाली है उसको बनाने का अधिकार तो दोस्त वो जानता है ना कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जीक्यूशन में। तो ड्राफ्ट वो दे देती है इनको, विधायिका को, बट अनुमति ले लेना पड़ती है इससे। अनुमति, क्योंकि ये निर्वाचित बॉडी है भाई, संसद, जनप्रतिनिधि यही सब लोग बैठते हैं। और प्रजातंत्र में ये होता है कि बेसिकली आपको जो प्रजातंत्र जहां जीवंत दिखाई देता है वो हमारी संसद है, हमारा राज्य का विधानसभा है, जहां लोग निर्वाचित प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं भाई? कौन सी नीति लाया हो, कौन सा कानून बनाने जा रहा हो, नहीं इस कानून में अमेंड करो, इस नीति में ये जोड़ो, ये घटाओ, इससे देश का ज्यादा भला होगा, नहीं तो हम पारित नहीं करेंगे। अधिकांशतया प्रजातंत्र में, संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत की सरकार का शासन होता है, और कैबिनेट एक दल विशेष की होती है, गठबंधन विशेष की होती है। उसका वहां पे चूंकि सिंस इट हैज मेजोरिटी इनसाइड द असेंबली, इनसाइड द लेजिस्लेचर, सो ऑन बेसिस ऑफ दैट मेजोरिटी it is able, how it is able to get it passed by the parliament, by the legislature, on the basis of that majority inside the parliament. Okay, तो ये उस मेजोरिटी के बलबूते पे वो this format sent to the or presented before the parliament for its considerations, it get is passed, daily passed. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी। फिर भी सुनना पड़ती है, दबाव आता है, अध्यादेश वापस लो, हम इसको पारित नहीं होने देंगे। दबाव में आके सरकार बोलती है, रिकॉन्साइल करती है, रिस्पेक्ट करना पड़ता है अपोजिशन का भी। यस, अगर ये है तो हम चलो इसको जेपीसी के पास भेज देते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज देते हैं, कमेटी गठित कर देते हैं, इसका फिर से रिव्यू करवा लेते हैं, और फिर जाके कुछ गड़बड़ के फिर वो पारित हो जाती है। अगर सरकार अड़ जाए, मेजोरिटी है, हमने जो प्रस्तुत किया वो पास करो, तो हम तो कर देंगे। वैसा भी होता है। अब क्रियान्वयन के बाद में ये नीति और विधि जो बनी है, ये सही है या गलत, और जब सही है गलत इसका प्रश्न खड़ा होता है। और जब ये क्रियान्वयन किया गया, तब जैसा ये पारित होकर आया वैसा क्रियान्वित हो रहा है या नहीं, इन दोनों के ऊपर जो एक वाचफुल भूमिका में हो वो न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका वो यही देखते हैं, नीति प्लस विधि किसके अनुसार, ये संविधान अनुसार है या नहीं। एज पर कॉन्स्टिट्यूशंस इट मस्ट बी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गिवन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में, क्योंकि ये क्या है, ये पूरी सृष्टि को, यानी सृष्टि हमारे देश के संदर्भ में, सरकार के संदर्भ में, सरकार की सृष्टि क्या है, संविधान है।
संविधान ने ये सब क्रिएट किए हैं, ऑल दिस ऑर्गेन्स, ठीक है, और उनके फंक्शंस डिसाइड किए हैं। तो ये फंक्शन न्यायपालिका का डिसाइड किया गया है कि वो देखे कि संविधान अनुसार महेश क्या देखते हैं, भगवान शंकर हमारी सृष्टि को बचाए रखना है, नहीं बचाओगे वो पूरा पूरा कोलैप्स हो जाएगा, नहीं मानोगे तो वो पूरी सृष्टि को फिर से कोलैप्स कर देते हैं। फिर भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर नई सृष्टि क्रिएट करके दे देते हैं विष्णु भगवान को, ठीक है। तो वही चीज जो है यहाँ पर न्यायपालिका क्या करती है, उसको देखती है नीति प्लस विधि संविधान अनुसार हो, और नंबर 2 वो संविधान अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका क्रियान्वयन जो है, जब ये सही हो गई तो अब ये इसके अनुसार होना चाहिए। संविधान अनुसार नीति और विधि बन गई, तो अब नीति और विधि के अनुसार उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। नहीं तो वी कैन चैलेंज देम ऑल दिस थ्री, ईदर ऑफ द थिंग्स कैन बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट, सर सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, कि ये जो है संविधान के अनुसार बना नहीं है, पहले ही हम रोक देंगे। इतना इतना पार्ट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उतने अपने पार्ट को चैलेंज करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि ये हिस्सा गलत है तो वो हिस्सा फिर डिलीट हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी मान लिया तो वो इट विल नॉट कम इनटू फोर्स दैट टाइम। ओके, ये चीज है, उसको बंद कर देना, इधर साइड से उसको नीचे कर दे, इधर दे मुझे। ये क्रियान्वयन, और इसके बाद में आप क्रियान्वयन भी ऐसे देखा जाएगा। जब नीति बन गई है तो आप उसको क्रियान्वयन वैसे ही करो, आप उसका गलत अर्थ नहीं लगा सकते, कुछ और एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सब हम देखेंगे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आगे जाके कि क्या क्या इनको शब्दावली इस्तेमाल की गई है। तो ये हम क्रियान्वयन के लिए भी, क्रियान्वयन को भी चुनौती दे सकते हैं एज पर नीति और विधि, पॉलिसी एंड लॉ, legislative law and the government policy. Both are challengeable on the basis of their constitutional validity as well as their execution. All these things to be as per law, as per constitution. Okay, otherwise they can be challenged and can be set aside by the Supreme Court, even by the High Court. वो हम देखेंगे। तो ये तीन जो है, तीन ऑर्गन इस तरह से काम करते हैं। लोकल बॉडीज को हमने दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, उनको बहुत सारे फंक्शंस जो लोकल किस स्थानीय इस किस्म के हैं उन कार्यों को वो करते हैं, प्रकाश व्यवस्था, सड़क साफ सफाई वगैरह, ये सब काम हमने अब लोकल बॉडीज को दे दिए। उसमें भी कंसेप्ट ये 3 टायर सिस्टम वहां पे भी ला दिया हमने, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। 3 टायर सेटअप वहां पे भी उसको देखेंगे, और 3 टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज वो भी हम देखेंगे, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत जो होती है हमारी। तो वो 3 प्रकार की व्यवस्था, वो 3 स्तरीय नहीं है, 3 स्तरीय यानी पूरा एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो अब 3 टायर गवर्नमेंट ऐसे ही हो गई है, केंद्र, राज्य और लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में हमारी पंचायत भी आ गई प्लस नगरीय निकाय आ गए, ठीक है, अर्बन बॉडीज एंड रूरल बॉडीज। तो ये 3 टायर कंसेप्ट अब आ गया है 1992 से। बिफोर 1992 ये 2 टायर कंसेप्ट, ठीक है, द्विस्तरीय, ठीक है, दिस कंसेप्ट वाज प्रिवेलेंट, बट आफ्टर 73rd अमेंडमेंट इट इज 3 स्तरीय हो गया। इसको ऐसे देखो, ये 1992 में this became as the 3 tier systems. Our government is operated through these 3, you can say 3 layers. The top is the center, second one is the state, and the third one is the local bodies. Okay, तो ये जो सेंटर, राज्य, स्थानीय शासन, ये कैसे काम करते हैं इनको भी हम पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको जो बताया उसके साथ एक चीज क्लियर रखिए कि आपको इस अंडरस्टैंडिंग को बनाए रखना है जब हम पढ़ेंगे आगे, क्योंकि अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने वाले हैं, इस सेटअप को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो हमारी संविधान सभा है उसको हमको देखना है। संविधान सभा पॉलिटी को हम ऐसे पढ़ेंगे, संविधान सभा
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, हम चैप्टर वाइज चलने वाले हैं। मैंने आपको जो चैप्टर बताया उसको हम अब चैप्टर वाइज पढ़ने वाले हैं, उसको ध्यान रखिएगा। हमको नागरिकता भी पढ़ना है, मूलाधिकार पढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स भी पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे, केंद्र सरकार में वही तीनों ऑर्गन। फिर हम राज्य सरकार पढ़ेंगे, वही तीन ऑर्गन। हम फिर विभिन्न जो बॉडीज है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे के गए हमारा यूपीएससी है, पीएससी है, ये सब कहाँ कहाँ पे, आर्टिकल 315 में क्या है, आर्टिकल 338 में क्या है, ठीक है। ये सब बॉडी वो है, वहां पे 335 में क्या है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इस तरह से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर प्रोवाइडेड, सम बॉडीज आर देयर, ठीक है, दे एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, बट they are the, you can say they are the ancillaries or auxiliaries units, they support the government to operate, to function in a better way, ठीक है, क्योंकि स्पेसिफाइड फंक्शंस आर देयर किए गए। तो सरकारें जो काम कर रही है उनका लेखा जोखा है, तो उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए। सरकार गलत काम नहीं करे, खर्च में गलत काम नहीं करे, जो पैसा आना है वो पैसा सब ले ले, उसको छोड़ नहीं दे, तो वो चीजें हैं वो कौन देखेगा? ये केक की व्यवस्था है। इतनी बड़ी सरकार है, इसमें काम करने वाले कार्मिक सही तरीके से विद देयर एथिकल वैल्यूज अच्छी तरह से चुन कर आए, जिससे वो अच्छे से काम कर पाए, संविधान की समझ हो, राज्य व्यवस्था की समझ हो, देश की समझ हो, और उसके साथ वो अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए हमने लोक सेवा आयोग जैसी बॉडी बना रखी है, जो बड़े पदों पर नियुक्तियां करती है, चाहे केंद्र का मामला हो, राज्य का, वैसे अलग अलग हमने दे रखे हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग भी। ये सब हम पढ़ेंगे, आर्टिकल 315। ये सब चीजें जो है हमारा अटॉर्नी जनरल क्या करता है, महाधिप जो हमारा केंद्र में अटॉर्नी जनरल और राज्य में एडवोकेट जनरल होता है, वहां पे उसको महान्यायवादी कहा जाता है, यहाँ हम उसको महाधिवक्ता कहते हैं राज्य में। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं। तो इन सब संदर्भों में हम एक पार्ट वो पढ़ेंगे, फिर हम आएंगे केंद्र राज्य के बाद में स्थानीय सरकार को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमको अध्यायवार इन सब चीजों को ऐसे पढ़ना है, ठीक है। पहले हम जो 2-3 चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स तक, उनको हम निपटाने वाले हैं। फिर हम सरकार क्या, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थायी शासन, इससे आपको ओवरऑल पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रावधान है, प्रोविजन है, वो भी समझ में आएंगे। मैं रिलेटेड आर्टिकल्स वो भी डिस्क्राइब करूंगा जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ में उनके कंसेप्ट्स को बताते हुए चलूंगा। जय हिंद, जय भारत।